नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के 2 दिन में दूसरी बार झुकने पर मजबूर होना पड़ा है उनको। और ये जो 2 दिन की जो पलटी है, जो मोदी सरकार 2 दिन लगातार पलट गई, आखिर क्यों पलटी है, इस पे चर्चा करना जरूरी है। कल आपने देखा कि नाना करते हुए भी एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई। एसआईआर का नाम न लेकर जो नाम ली इलेक्शन रिफॉर्म का, उसमें वो और भी फंस गई। कल हम लोगों ने इसी जगह इसी वक्त हमने चर्चा की थी, क्योंकि विपक्ष को और टालने की स्थिति और टालने के हालात नहीं थे और उससे वो आगे निकल नहीं सकती थी मोदी सरकार। वहीं आज संचार साथी ऐप पर सरकार ने पूरा यू टर्न ले लिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी जो मैं समझा नहीं पाया। जी हां, कल से सिंधिया जी यही समझा रहे थे कि संचार साथी ऐप से कोई जासूसी नहीं होगी, लेकिन डिजिटल और दूरसंचार तकनीकी के कई विद्वानों ने ऐप प्री इंस्टॉल करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। मोबाइल बनाने वाली दिग्गज कंपनियों ने भी ऐतराज दर्ज किया था और खासकर एप्पल जैसी कंपनियां ने तो बिल्कुल ही। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस पर तीखा हमला बोला। आज तो पवन खेड़ा ने ऐसी तैसी प्राइवेसी इसी नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, चलिए उनसे ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुनिए जरा पवन खेड़ा संचार साथी ऐप पर क्या कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निजता का हनन है साहब, वो नहीं मिलेगी आपको। पीएम केयर फंड में कितना पैसा किस कंपनी से आया, यह जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, निजता का हनन है। प्रधानमंत्री की डिग्री, आज तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, निजता का हनन है। डिग्री तक नहीं सार्वजनिक की जाती जिस देश में। वैसे बड़ा अजीब हो गया ये देश, जो पढ़ा लिखा है वो तो पप्पू, और जिसकी डिग्री तक पे सवालिया निशान है वो विश्वगुरु। तो विश्वगुरु की डिग्री मांग लेना निजता का हनन है, लेकिन हमारे आपके मोबाइल में घुसकर हमारी जिंदगी की तमाम जानकारी ले जाना उनका हक है। बताइए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है। इसीलिए इस प्रेस वार्ता को मैंने नाम यही दिया कि ऐसी तैसी प्रिवेसी। ये क्या है ये डेमोक्रेसी, कहां है ये डेमोक्रेसी। हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। हम सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने सेक्शन 8 में जो तब्दीलियां कर दी, राइट टू इंफॉर्मेशन तबाह कर दिया इन्होंने। और इस सरकार जिसके पास हमारा आपके जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा, जितने आंकड़े हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसका सबूत ये सरकार कई बार दे चुकी है। करोड़ों लोगों का आधार डेटा लीक हुआ, करोड़ों लोगों का नमो ऐप का डेटा लीक हुआ, ये सब सबूतों के साथ बोल रहे हैं। करोड़ों लोगों का डेटा बेचा गया और 100 करोड़ इस सरकार ने कमाए। उस सरकार को चाहिए, वो चाहती है कि हमारे आपके मोबाइल में घुस जाए और जानकारी इकट्ठी करे और फिर इस जानकारी का दुरुपयोग करे, इस जानकारी को बेचे। अरे जो सरकार इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के, अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदियों के मोबाइल में पेगासस डाल सकती है, उस सरकार को क्या आप संचार साथी मानेंगे? क्या उसको साथी मान सकते हैं ऐसी सरकार को? कैन यू ट्रीट अ गवर्नमेंट लाइक दिस एज योर फ्रेंड? अ गवर्नमेंट विच collaborates with Israel and brings Pegasus in our mobiles. What Pegasus was to the VIPs of this country, Sanchar Sathi is to the. तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ सीधा विरोध करते हुए और ऐसे तीखे विरोध के बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, यानी पलटना पड़ा। कल एक बार पलटी सरकार एसआईआर पे, आज संचार साथी ऐप पे। हालांकि कांग्रेस ने इस पलटने पर फिर वार करते हुए लिखा है, क्या कुछ लिखा है देखिए, कि मोदी सरकार जासूसी की नीयत से संचार साथी ऐप को हर फोन में प्री इंस्टॉल करने का जनविरोधी आदेश लाई थी। कांग्रेस और जनता के भारी विरोध के बाद मोदी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। जब भी मोदी सरकार जनता के अधिकारों को रौंदने की कोशिश करेगी, कांग्रेस इसी तरह जनता का विरोध करेगी। जय हिंद।
तो कांग्रेस जन अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, यह ऐलान एक बार फिर हो गया है। वैसे आज सुबह से ही मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर रही है। सुबह द हिंदू अखबार में सोनिया गांधी का लेख छपा, जिसमें उन्होंने अरावली पहाड़ियों में खनन के आदेश को डेथ वारंट जारी करने जैसा बताया है। सोनिया गांधी ने यहां लिखा है कि हालांकि आलेख वो आर्टिकल बड़ा है, लेकिन उसकी 2 लाइन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सोनिया गांधी ने वहां लिखा है कि गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी इन पहाड़ियों के लिए अब लगभग डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कह रही हैं सोनिया गांधी अपने आलेख में। ये आलेख है, हिंदी में आलेख, अंग्रेजी में भी आलेख द हिंदू ने छापा है। अब सरकार भले कुछ लोगों के फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी है और ऐसे लेख दुनिया भर में पहुंचते हैं, जिससे मोदी सरकार की किरकिरी होती है। इधर आज राहुल गांधी ने भी अतारांकित सवाल पूछा संसद में, और इस बारे में राहुल गांधी ने उसके बाद जो उनको जवाब मिला है, इसके बारे में उन्होंने पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने ये पोस्ट है उस जवाब को लेते हुए, लेकिन इसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। तो जासूसी, डेथ वारंट, विश्वासघात, अब ऐसे ही शब्द मोदी सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। सरकार भले यह दावा करे कि वो जीत रही है और इससे विपक्ष को कमजोर करेगी, लेकिन असल में मोदी सरकार ही भीतर से खोखली होती जा रही है। बल्कि आज तो दिल्ली नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD के 12 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और उन 12 में से 7 वार्ड ही बीजेपी जीती। 7 वार्ड ही बीजेपी जीती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार इन 12 में से 9 सीटें थी बीजेपी के पास। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उन 2 सीटों पर हार मिली है जो पहले उसके पास थी। नारायणा दिल्ली में ही आता है। नारायणा में आम आदमी पार्टी और संगम बिहार में कांग्रेस ने बीजेपी से सीटें छीन ली। ये एक सीट भी विपक्ष के खाते में जाना बता रहा है कि दिल्ली की जीत आगे बरकरार रखना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब ईमानदारी से चुनाव हो तो यहां तक बात आती है, लेकिन खास बात यह है, जरा इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव चोरी, वोट चोरी के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। यानी आप अगर वोट चोरी के जो आम आदमी पार्टी यहां पर इल्जाम लगा रही है और वो अगर सही है, तब भी चोरी करके भी आप पिछली बार के रिकॉर्ड को बरकरार नहीं रख पाए, 9 सीटें नहीं ला पाए। खैर, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देश के रक्षा मंत्री कुछ कदम और आगे चले गए। उन्होंने तो सीधा, अब उनके अंदर पता नहीं पिछले दिनों क्या सवार हो गया, कौन सा भूत सवार हो गया है, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब कि वो अपने बयानों में घिरते हैं 5-7 दिन तक, ट्रोल होते हैं, फिर कुछ नया लेके चले आते हैं, फिर ट्रोल होते हैं, फिर कुछ नया लेके चले आते हैं। पता नहीं वो अपने आज की तारीख में, इतना लंबा करियर उनका है, आज की तारीख में वो और क्या कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री के बाद तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का पद बचता है। क्या मोदी को रिप्लेस करना चाहते हैं वो? और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने सीधे पंगा ले लिया देश के इतिहास से, और इतिहास की बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री से, जवाहरलाल नेहरू से। क्या कुछ कहा है पहले यह बताता हूं आपको। दरअसल मामला जो है यह बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और सुना देता हूं आपको राजनाथ सिंह की कहानी, उनकी जुबानी। राजनाथ सिंह ने सीधे हमला बोल दिया नेहरू जी पे, और यह कहना है कि बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए सरकारी खजाने को खोलना चाहते थे, सरकारी खजाने के पैसे का दुरुपयोग करना चाहते थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री। वो तो भला हो इनके सो कॉल्ड आज के पटेल साहब के, पटेल साहब जो गृह मंत्री थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल साहब का भला हो कि उन्होंने रोक दिया। चलिए जुबानी
जो भी है, जो भी बात कहना है वो कहते हैं, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले राजनाथ सिंह जी को सुन लीजिए। भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही पंथ निरपेक्ष। अब सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए माननीय राजनाथ सिंह साहब से कि क्या सरकार का खजाना किसी और जगह से भरा जाता है? क्या सरकार खुद कमाती है या उसके खजाने में देश के टैक्स पेयर का पैसा नहीं आता क्या? चाहे जनता डायरेक्ट अपनी पूंजी दे या टैक्स पेयर दे, जेब तो जनता की ही खाली हो रही है। लेकिन यहां बाबरी मस्जिद की बात आती है तो नेहरू पर सीधे आरोप, अयोध्या की बात आती है तो देश की जनता की बात कि देश की जनता ने पैसा दिया। बता दीजिए जरा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से कितने पैसे दिए, आपने कितने पैसे दिए, यह भी बता दीजिए। यह बात यहां बताने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लीजिए। एक चीज बहुत साफ बता दूं, मुझे आज कष्ट सिर्फ एक बात का है, पीड़ा एक बात की है कि राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, लगता है असर हो गया है कुछ उनको पार्टी में, या उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसी बातें बोलने के लिए। सबको मालूम है नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया, और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, तब जब आपकी पार्टी भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, तो राजनाथ जी न आपके इतिहास के साथ न आपके व्यक्तित्व के साथ ये बात नहीं जाती है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज दोनों इस दुनिया में नहीं, कम से कम उनका नाम लेकर झूठ बोलने का पाप मत करिए। तो दोनों इस दुनिया में नहीं, यानी ना सरदार पटेल हैं ना ही नेहरू जी हैं, और कम से कम झूठ बोलकर उनके ये पाप तो मत कीजिए। लेकिन क्या दबाव है राजनाथ सिंह पे? कई लोग बोलते हैं कि बेचारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पर्सनली कहूंगा कि अच्छे और बुरे की बात नहीं है। जिस नाव पे वो सवार हैं, वो नाव कैसी है वो आप सब जानते हैं, तो आपको चूज करना है। अगर एक ही नाव हो और 10 लोग सवार हों, 10 अलग अलग विचारधारा के लोग सवार हों, तो बात कुछ और होती है। लेकिन जब अलग अलग नाव है, अलग अलग बातों, अलग अलग विचारों की नाव है, तो ये तो आपको तय करना है। फिर उसके बाद बेचारे क्यों, बेचारगी कैसी? राजनाथ सिंह जी तो सोच समझ के बातें कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, यह सवाल भी उठता है। तो पलटी से लेकर राजनाथ सिंह, और क्या दबाव है बीजेपी के ऊपर, क्या दबाव है राजनाथ सिंह के ऊपर, क्या दबाव है नरेंद्र मोदी के ऊपर, यह सब तो दबाव, प्रेशर यही तो दिखाई दे रहा है। तो कैसे हर तरफ से घिरकर कमजोर दिख रही है बीजेपी। वैसे कमजोर तो अब रुपया भी हो चुका है दोस्तों। जिसने रुपए ने आज 90 का आंकड़ा, 90 रुपए $1 का 90 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। मोदी कब तक अपने आप को इन नाकामियों से बचा पाएंगे? मोदी तो कहते थे कि रुपए जो है वो आधी कर देंगे हम, 40 रुपए, याद है ना? वो कुछ बाबा लोग मोदी जी का साथ दे रहे थे, वो तो बिल्कुल कहते थे। पेट्रोल की कीमत कहां आ जाएगी और कैसे? अब तो इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कैसे नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे उस सदन में, यह आप सबने देखा है। क्या यह सवाल आज का मीडिया पूछेगा
शायद नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, हम पूछेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिर पलटी मोदी